बिहार का निवासी वहां कमजोर पड़ा था, अलग थलग था, उसकी उंगलियां काटी जा रही थी, जबरन उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था और वो बर्थडे का केक खा रहे थे। भैया कहते हैं हम लोग अपने बड़े भाइयों को इज्जत देने के लिए, वही भैया दिल्ली और पंजाब आते आते भैये हो जाते हैं, महाराष्ट्र में भैये हो जाते हैं, गुजरात में भैये हो जाते हैं, तमिलनाडु में भाषाई आधार पर उनको मारा जाता है। श्रवण कुमार नाम के एक युवक ने, जो तमिलनाडु से आया है, उसने बताया कि उनकी उंगलियां काटी जा रही है, चारों उंगलियां, और 12 लोगों को कथित तौर पर फांसी पर लटका दिया। डीएमके की सरकार की ड्राइविंग सीट पर भले ही डीएमके बैठी हो, लेकिन पीछे कांग्रेस बैठी है। सीरिया में जिस तरीके की हालात होते हैं, वैसी हालात बिहारियों के लिए अन्य राज्य में उत्पन्न कर दिए जाते हैं और सरकारें बिल्कुल शांत रहती है, मौन रहती हैं, क्योंकि बिहारी का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ा, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के लक्षण है, ये बात सत्य है कि अगर यही चीज उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ हो रही होती तो आज शायद बाबा का बुलडोजर वहां भी पहुंच चुका होता। उत्तर प्रदेश की इजराइल जैसी हालत है कि इजराइल के नागरिक को अगर कोई टेरर ग्रुप मारेगा ना, तो वो वहां उसके घर में पहुंचेंगे और उसकी पूरी जनरेशन खत्म कर देंगे। ठीक वैसी हालत यूपी की है। अगर एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के ऊपर आज हाथ भी लगा दिया गया होता ना वहां पे, तो वहां पे डीएमके की चीजें हिल गई होती। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु में भाषा के आधार पर बिहार से जो वहाँ पे मजदूर काम करते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके हाथों को काट दिया जा रहा है, ये बोल के कि तुम हिंदी भाषी हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम हमारा काम मत छीनो यहाँ पर। इसी मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रभात जी मौजूद हैं। आपको बता दें, प्रभात जी युवा पत्रकार हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं सबके सामने, और एक बिहारी होने के नाते इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या इनकी राय है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताइए, तमिलनाडु में जिस तरीके से भाषा के आधार पर बिहार के लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं, उनको भगाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है बुरी तरीके से, और बिहार सरकार मौन बैठी हुई है। देखिए, समझिए इस चीज को कि विपक्षी एकता के नाम पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने इस बार बिहारियों की बलि दी है। क्योंकि जिस वक्त तेजस्वी यादव तमिलनाडु में मंच पर खड़े होकर राजनीतिक डींगे हाँक रहे थे, विपक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे थे, बीजेपी को हटाने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हीं के राज्य बिहार का निवासी वहां कमजोर पड़ा था, अलग थलग था, उसकी उंगलियां काटी जा रही थी, जबरन उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था और वो बर्थडे का केक खा रहे थे। जिस वक्त बिहार का मुख्यमंत्री हैप्पी बर्थडे फोन पे स्टालिन को बोल रहा था, उस वक्त कई बिहार की माताओं के बेटे जो है वो मृत्यु के घाट पर उतर चुके थे, कईयों की मांग का सिंदूर मिट चुका था, कईयों के बच्चे अनाथ हो चुके थे, और इन सब ने बिल्कुल मौन धारण कर लिया था। अपनी राजनीतिक विफलता को छुपाने के लिए इन्होंने चुप्पी साधी रही, और बोला कब? जब तमिलनाडु के डीजीपी का बयान आया। चूंकि सब कुछ साइलेंटली हो रहा था, कुछ मीडिया हाउसेस ने जब रिपोर्ट करना शुरू किया, सोशल मीडिया पे जब वीडियोस आनी शुरू हुई, तो डीजीपी शैलेंद्र बाबू बाहर आते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी है वो सब झूठ है, सब झूठ है, द्वेष फैलाने के लिए किया जा रहा है, हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा है। और तो और डीजीपी साहब धमकी देते हैं कि इस पर अगर आपने वीडियो बनाई या खबर की तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। और बिहार की तो ये नियति का हिस्सा है। कोविड का काल आपको याद होगा, तेलंगाना के सीएम थे केसीआर, उन्होंने बिहार के लोगों से अपील कर दी कि जहां हो वहीं रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुमने हमारे शहरों को बनाया है। लेकिन नीतीश बाबू ने एक बार भी बिहारियों से कोई अपील की? महाराष्ट्र हो या दिल्ली, पैदल गए लोग, उन्होंने जिस हाल में बिहारी थे उसी हाल में उन्हें छोड़ दिया। और ये पहली दफा नहीं है जब बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है। भैया कहते हैं हम लोग अपने बड़े भाइयों को इज्जत देने के लिए, वही भैया दिल्ली और पंजाब आते आते भैये हो जाते हैं, महाराष्ट्र में भैये हो जाते हैं, गुजरात में भैये हो जाते हैं, तमिलनाडु में भाषाई आधार पर उनको मारा जाता है, और मुख्यमंत्री कहते हैं सब बढ़िया है, सब झूठ है। अरे भाई साहब, ये धनबाद एलएफपी एक्सप्रेस है, उससे हिंदी भाषियों का एक जत्था जो है वो पहुंचा रांची, और उससे आए लोगों ने वो दर्दनाक घटनाएं बताई। एक कामेश्वर यादव जी हैं, बिहार के निवासी हैं, उनके बेटे को नारियल काटने वाले हथियार से मार दिया गया।
कामेश्वर यादव पे हमला हुआ, उनको बचाने के चक्कर में उनके भाई घायल हो गए। श्रवण कुमार नाम के एक युवक ने, जो तमिलनाडु से आया है, उसने बताया कि उनकी उंगलियां काटी जा रही है, 4 उंगलियां, और 12 लोगों को कथित तौर पर फांसी पर लटका दिया। और इस बात का साक्ष्य यह है कि कामेश्वर यादव के ही एक सगे संबंधी जो है वो पेड़ के फंदे पर लटके मिले हुए हैं। और मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने बिहारियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। एक और फैक्ट है जो जानना बेहद जरूरी है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। डीएमके की सरकार के ड्राइविंग सीट पर भले ही डीएमके बैठी हो, लेकिन पीछे कांग्रेस बैठी है। ये वही कांग्रेस है जो आरजेडी और जेडीयू के साथ बिहार में भी अलायंस में है। दोनों जगह वो सिर्फ मौन है। आप काशी में तमिल हिंदी समागम कराते हैं, काशी तमिल समागम, वो इसे हिंदी इंपोजिशन कहते हैं। आप चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के लिए इस साला कप नाम दे और विसल पोडू करके सेलिब्रेट करते हैं, और वहां आपके लोगों को सिर्फ भाषाई आधार पर मारा जा रहा है। आप आरआरआर, बाहुबली जैसी फिल्मों को जो हिंदी में डब्ड हुई, उनको सुपर डुपर हिट बनाते हैं, और वहां चंद पैसों के लिए जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनको पलायन करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, जान बचानी पड़ रही है। यह बताता है कि आपका दुर्भाग्य क्या है। दरअसल ये सारी बातें ना, ये कोई नई नहीं है। देखिए, एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित जी, आप भी किसी और राज्य से हैं, मैं भी किसी और राज्य से हूं। हम भारत के जो राजधानी है उसके अंदर है। ये देश जो है, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो अपने बच्चों को यूक्रेन से ले आया, सही सलामत ले आया, जिंदा ले आया, युद्ध रुकवा के ले आया। लेकिन इसी देश में एक राज्य है तमिलनाडु और एक राज्य है बिहार। बिहार का बच्चा, बिहार का मजदूर वही फंसा रह गया। अरे आपकी ये इमारतें थी, खंडर था ये सब कुछ, या इसको बनाया है उन मजदूरों ने। आपके घर सिर्फ सीमेंट और पत्थर से नहीं बने, इसमें खून और पसीना लगा है उन मजदूरों का, इसलिए ये शहर आज इतने आबाद है। लेकिन आपने इनको छोड़ दिया। आज इनको बाहर क्यों नहीं करना पड़ रहा है? अरे कहने को बोल दे तो गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर जैन की धरती है। जो ललित नारायण मिश्रा साहब थे, वो एक समय में प्रधानमंत्री के दावेदार थे। कर्पूरी ठाकुर का ये राज्य था जहां पे खूब सारी चीनी मिलें थी, आज वो बंद पड़ी है। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसको जो अपने जीवन यापन के लिए जरूरी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो अपने मूल निवास, अपने गृह स्थान पर मिल जाए। लेकिन जब आपके नसीब में बिहार होना लिखा हो ना, जब आपके नसीब में बिहारी होना लिखा हो ना, तो ये संभव नहीं हो पाता। क्योंकि आपके जो नेता है, उनकी निजी आकांक्षा, उनकी अकुशलता और उनकी पंगुता, वो अपंग है। उनकी जो नीतियां हैं, नीतिगत पंगुता जो है, उसने बिहार की वो हालत कर दी है कि आप 2 जून की रोटी नहीं कमा सकते, और उस 2 जून की रोटी के लिए आप भरे मन से अपनी देहरी छोड़ते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं, सड़कों पे सोते हैं। जितने बड़े घर में आपकी भैंसें बांधी जाती थी, उतने बड़े घर में आप रहते हैं ताकि आप 4 पैसे कमा सकें और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकें। आज बिहार ये सवाल पूछेगा, पलायन क्यों हो रहा है बिहार में? क्या कारण है बिहार में पलायन का? मेरा सवाल आपसे ये है कि तमिलनाडु में जिस तरीके से बिहार के लोगों को मारा जा रहा है, वहां पर हिंदी भाषी समझ के मारा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? क्या बिहार सरकार वहां से कुछ ट्रेनिंग चलवा सकती है उनको लाने के लिए? क्योंकि हम वहां की हालत देख रहा हूँ कि ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है। जो कोविड के काल में जो हाल हुआ करता था, वो अब तमिलनाडु में हाल दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां की सरकार मौन बैठी हुई है, कोई ट्रेन नहीं चलवा रही है। अरे आप ये देखिए, आपने सवाल का जवाब दे दिया। जिसने कोविड जैसे महामारी में अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, वो जो विपक्षी एकता का एक बड़ा प्रपंच रच रहे हैं, जब बर्थडे का केक खा रहे हैं, तो तमिलनाडु से बिहारियों को लाकर क्या संदेश देंगे? डीएमके को भी तो नेशनल पार्टी बनना है ना, उसको भी तो हिंदी बेल्ट की पार्टी बनना है। अगर हिंदी बेल्ट के लोग वहां से आएंगे तो उनका जो प्रपंच है वो तो फुस हो जाएगा कि वहां पे सब ठीक है। आपने तमिलनाडु के डीजीपी पे भरोसा किया, लेकिन आपने बिहारियों पे भरोसा नहीं किया। क्या आपने सोचा कि इतनी बड़ी संख्या में तमिलनाडु से लोग वापस क्यों आ रहे हैं? जो रोटी कमाने गए हैं, जो पैसा कमाने गए हैं, वो अचानक भाग के क्यों आ रहे हैं? आप अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु की जो हालत है, उसके बाद क्या कोई बिहारी वहां काम करने जाने की हिम्मत कर पाएगा?
ये तो सीरिया में जिस तरीके की हालात होते हैं वैसे ही हालात बिहारियों के लिए अन्य राज्य में उत्पन्न कर दिए जाते हैं और सरकारें बिल्कुल शांत रहती है, मौन रहती हैं, क्योंकि बिहारी का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, वो कीड़ा मकोड़ा है। अच्छा, ये बताइए मुझे सर आप कि अगर बिहार से इतने बड़े बड़े विद्वान निकले, इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर निकले, इतने बड़े बड़े अधिकारी निकले, ठीक है, जो कि बिहार से अधिकारी निकल के अन्य राज्य में भी पोस्टेड हैं, तो ये बिहार के लोग बार बार इस तरीके का धक्का क्यों खा रहे हैं? मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, ठीक है, अब तमिलनाडु में आप देख ही रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मतलब कि एक जो वहाँ का लीडर है वो क्या मजबूत लीडर नहीं है? एक माँ बाप ने अपने बच्चे को पाला पोसा और उसके बाद उसे घर से निकाला, और जब उसने घर से निकाला कि वो बेटा लायक बन जाए, वो बेटा लायक बन गया, माँ बाप वहीं रह गए। माँ बाप ने देखा कि वो जगह कैसे नर्क बन गई, वहां कैसे जंगल राज स्थापित हो गया, वहां कैसे रोज कत्लेआम होने रखा। माँ बाप ने दिल पर पत्थर रखा और बच्चे को कहा कि सीमा मत लांघना, यहां मत आना। यही हाल बिहार के साथ रहा। बिहार दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आईएएस देता है, खूब सारे आईआईटीएंस देता है, लेकिन बिहारी बिहार में जाने की वापस हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि आज भी वहां गली चौराहे पर शायद कोई आपका पर्स लूट ले। सरकार बदली, आपने देखा कि किस तरीके से गोलियां बरसा दी जाती हैं, लोगों को मार दिया जाता है। तो आप 4 पैसे कमाने के लिए बाहर निकले थे, आपने 4 पैसे कमा लिए, वो 4 पैसे लेके आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि 4 पैसे तो जाएंगे ही, साथ में जाएगी आपकी जान, क्योंकि वहां पे आपके लिए नरकीय जीवन तैयार बैठा है। जो मौका परस्त नेता हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को चाहते हैं, सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वो कतई नहीं चाहेंगे कि बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उनकी कुर्सी के लिए खतरा हो। जब व्यक्ति बाहर जाएगा, वापस आएगा तो बताएगा कि उन शहरों में क्या क्या हो रखा है, क्या क्या चीजें डेवलप हो रखी है। आज आप समझिए कि 6-8 गांवों में सिर्फ कुछ ऐसे गांव होते हैं जिसमें 8वीं तक स्कूल होता है, एक पंचायत में एक स्कूल, 1.5 2 किलोमीटर तक 2022 के भारत में बिहार का व्यक्ति पढ़ने जाता है। उसके बाद हाई स्कूल के लिए 3 से 6 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। और तो और अगर आपको 11वीं 12वीं पढ़ाई करनी है, हाई स्कूल 9वीं 10वीं के बाद अगर आपको 11वीं 12वीं में जाना है तो लगभग आपको अपने घर का त्याग कर देना पड़ता है। ये स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो वहां पे कौन जाना पसंद करेगा? मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर जो हालत अब बिहार के लोगों के साथ हो रही है, वही हालत अगर यूपी के लोगों के साथ होती तो वहां के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं? क्या लगता है? देखिए, मैंने एक चीज का जिक्र किया था आपके कि रूस यूक्रेन युद्ध में हम युद्ध रुकवा कर अपने लोगों को ले आए, क्योंकि हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन में हिम्मत थी, ताकत थी, इच्छा शक्ति थी कि भारत का तिरंगा जिस भी व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है वो ऐसे नहीं मरेगा, हम हैं तुम्हारे पीछे। एक प्रधान सेवक एक देश का पिता होता है, उसने अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार ने अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ा, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के लक्षण है, ये बात सत्य है कि अगर यही चीज उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ हो रही होती तो आज शायद बाबा का बुलडोजर वहां भी पहुंच चुका होता। अच्छा, वहां भी बिल्कुल पहुंच चुका होता। अच्छा। क्योंकि ये राज्य की अस्मिता की बात थी, नागरिक की जान की सुरक्षा की बात थी। वध से बड़ी चीज कोई नहीं होती, आप मृत्यु से बड़ा अपराध कोई नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता इससे बड़ा। अगर उनके राज्य के इनोसेंट नागरिक को कहीं भी मारा जाएगा ना, तो अभी उत्तर प्रदेश की इजराइल जैसी हालत है कि इजराइल के नागरिक को अगर कोई टेरर ग्रुप मारेगा ना तो वो वहां उसके घर में पहुंचेंगे और उसकी पूरी जनरेशन खत्म कर देंगे। ठीक वैसी ही हालत यूपी की है। अगर एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के ऊपर आज हाथ भी लगा दिया गया होता ना वहां पे, तो वहां पे डीएमके की चीजें हिल गई होती, हालत खराब हो गई होती। और इसका प्रमाण दे देता हूं मैं आपको, जिस तथाकथित रूप से पिछड़ों के पोस्टर बॉय, तथाकथित रूप से पिछड़ों के पोस्टर बॉय तेजस्वी यादव, राजमाता राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए थे। राबड़ी देवी से जब सवाल पूछा गया तो वो कहती है ये प्रकरण क्या है मुझे नहीं पता है। जिन बिहारियों के लिए इनको जेल में चले जाना चाहिए था, जेल भरो आंदोलन शुरू कर देना चाहिए था, उनके लिए जेल जाने वाला, उनके लिए अपने ऊपर केस दर्ज करवाने वाला पहला शख्स है अन्नामलाई। और अन्नामलाई कौन है? राज्य बीजेपी के प्रमुख, राज्य बीजेपी के प्रमुख। तो यूपी में अगर ये होता तो क्या अन्नामलाई उनको रोकने देते?
हालत खराब कर देते हैं उनकी। तमिलनाडु में देखो, आपको ये समझना होगा कि पूरी तमिलनाडु बिहारियों के खिलाफ होगी, मैं ऐसा नहीं मान सकता, लेकिन डीएमके हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, वो एक नैरेटिव वॉर क्रिएट करना चाहते हैं 2024 के चुनाव के लिए, और ये हिंदी बनाम अदर लैंग्वेज कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज को, इसको गेम को समझिए। सबसे ज्यादा लोकप्रियता आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें मिली। आप ही ने कहा ना ये चीज। अरे राहुल गांधी, आप ही के भारत जोड़ो यात्रा के जो लोग हैं, जो बिहार है, जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा के रूट में भले ही ना आया हो, उसके नागरिक तमिलनाडु में, उसी तमिलनाडु में जहां आपको जन समर्थन मिला, भारी जन सैलाब मिला, वहां मारे जा रहे हैं, और आप कैम्ब्रिज में भारत के लोकतंत्र पे भाषण दे रहे हैं। आप उस डीएमके सरकार का हिस्सा है। क्या आपने स्टालिन को फोन किया कि मेरे नागरिकों के साथ वहां क्या हो रहा है? तो ये पूरी जो जंग बना दी गई है ना 2024 के लिए, इसकी शुरुआत की गई है ताकि हिंदी बेल्ट बनाम जो है अदर्स किया जाए, जहां पे पोलराइजेशन का गेम खेला जाए, और वहां पे सबसे सस्ती जान किसकी है? बिहारी की। सबसे सस्ती जान किसकी है? आप मेरे को एक बात बताओ, सबसे सस्ती जान किसकी होगी? जिस राज्य का मुखिया अपने नागरिकों को लेने से मना कर दे, वापस लाने को मना कर दे। भाई राहुल गांधी पे आता हूं, ठीक है। राहुल गांधी विदेश में बैठ के एमबीए के छात्र को राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं, वो भी भारत की बुराई करके, ठीक है। उनको बिजनेस की बात करनी चाहिए थी। सर 2 मिनट, उनको बिजनेस की बात करनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं सुना नहीं। राहुल गांधी जैसे विदेश में जाके भारत की बुराई कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कांग्रेस सरकार है, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो। देखो, राहुल गांधी नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, राहुल गांधी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़े हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आज जब हिंदी बेल्ट के अंदर कांग्रेस का सफाया हो चुका है, आप मानो या ना मानो, उत्तर प्रदेश से गायब है, बिहार से गायब है। बिहार में अगर वो सरकार में नहीं भी होते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन आज अगर वो तमिलनाडु में जो हो रहा है उस पर नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी यादव की चुप्पी को लेकर सरकार से बाहर हो जाते, तो आज बिहारियों के मन में राहुल गांधी के लिए कुछ इज्जत हो जाती। या डीएमके सरकार को ये कहा गया होता कि हाँ भाई, आप मेरे नागरिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो बस तमिलनाडु की पार्टी है, मैं पैन इंडिया पार्टी हूं, मुझे 12 करोड़ वोट मिले थे, वो मेरे वोटर्स हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? वो चुप रहे, वो शांत रहे, क्योंकि चुनाव के लिए जो पोलराइजेशन करना है ना, उसके लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को तो आप मार नहीं सकते, शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के लोगों को हाथ नहीं लगा सकते। अरे राजस्थान में तो खुद कांग्रेस ही है।